सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत से तिलमिलाए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कच्चे तेल और लिक्विड नेचुरल गैस का एक ऐसा रूट जो दुनिया के तमाम एनर्जी सेक्टर को जड़ से हिलाने की कुव्वत रखता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज या बोट यहां से गुजरा तो उसे जला दिया जाएगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसकी चिंता तो पहले से ही जताई जा रही थी। क्या विकल्प बचते हैं भारत के पास, आज इस पर बात करेंगे। और इधर बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है। तो कौन कौन है उम्मीदवार? पार्टी की ओर से जारी पहली सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से एक महिला उम्मीदवार भी है जिन्हें छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा और भी उम्मीदवार हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और होली का मौका है तो लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। मजदूर हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हो, सब अपना त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। तो अब ट्रेनों में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है पैसेंजर्स को। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की ओर जाने वाली ट्रेनों में तो खासा दबाव देखा जा रहा है। ट्रेनों में ज़बरदस्त भीड़ को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों के साथ क्या है हालात, एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूँ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का जो संघर्ष है, अब ये सिर्फ 3 देशों का नहीं रह गया, बल्कि ये पूरा मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। यूरोप से भी आवाज़ें उठने लग गई हैं। रूस और चीन ने भी अपनी तरह से बयान देना शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है कि ये संघर्ष अब जल्द खत्म होने वाला नहीं है। मिडिल ईस्ट का संकट जितना लंबा चलेगा, पूरी दुनिया के लिए परेशानियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की चिंता तो देखिए पहले से ही जताई जा रही थी। अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के बाद ईरान ने इसे बंद करने का कदम उठा ही लिया। ईरान की पावरफुल आर्म्ड यूनिट यानी IRGC के कमांडर इन चीफ के सीनियर एडवाइजर ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जवारी ने इसे बंद करने का ऐलान किया। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने आने वाले दिनों के लिए अब योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। आखिर विकल्प क्या है भारत के पास? सरकार और इंडस्ट्री के बीच चल रही बातचीत से जुड़े लोगों ने मीडिया से साझा किया कि भारत कई इमरजेंसी ऑप्शन पर विचार कर रहा है, जिसमें पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगाना, रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाना और डिमांड मैनेजमेंट जैसे उपाय हैं उनको भी लागू करना। ये सब कुछ शामिल है, ताकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से ट्रैफिक हफ्तों तक रुका रहा, खोला नहीं गया, तो फ्यूल की जो संभावित कमी है उसे दूर किया जा सके। तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स लगभग 10% बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गया है और यूरोपियन गैस 40% से ज़्यादा उछाल मार गई है, क्योंकि वेस्ट एशिया में बढ़ते विवाद और सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी और कतर के LNG प्लांट सहित एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमलों की वजह से प्रोडक्शन फिलहाल बंद हो गया है। तो सोमवार से ही स्ट्रेट में टैंकरों की आवाजाही कम हो गई थी, जिससे सप्लाई जारी रखने की चिंता तो बढ़ चुकी थी और अधिकारियों और रिफाइनरीज को दूसरे ऑप्शन पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इंडस्ट्री के अधिकारी और तेल मंत्रालय के अधिकारी सप्लाई और डिमांड मैनेजमेंट उपायों की जांच कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जानकारों की माने तो ईरान को मिलिट्री मोमेंटम बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। हालांकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेस्ट एशिया में ये लड़ाई 4 हफ्ते से ज़्यादा भी चल सकती है। इधर भारत का कहना है कि हम लगातार बदलते हालात पर नज़र रख रहे हैं और देश में बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी पक्का करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। इमरजेंसी में घरेलू अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर रिफाइनर सरप्लस ATF को दूसरे प्रोडक्ट स्ट्रीम में भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री के अनुमान है कि अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो इसके जवाब में सरकारी रिफाइनरी इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL ने कुछ खास पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेटेड रिफाइनरीज में LPG का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा है कि टारगेटेड डिमांड मैनेजमेंट कदमों पर भी चर्चा हो रही है। रूस का तेल काफ़ी मात्रा में अभी भी समंदर पर अटका हुआ है और इसे काफ़ी तेज़ी से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये तो तय है कि अगर ग्लोबल सप्लाई कम होती है और कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं तो वॉशिंगटन का रुख भी नरम पड़ सकता है, जिससे भारतीय रिफाइनरी ज़्यादा रूसी तेल भी ले सकेंगी। तो अब देखना होगा कि ये कब तक बंद रहता है, कब ओपन होता है, उसके हिसाब से ही भारत अपनी स्ट्रेटजी अपनाएगा।
उधर बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के लिए 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। 16 मार्च को मतदान है, लेकिन बीजेपी ने पहली लिस्ट में अभी सिर्फ 9 लोगों के नाम जारी किए हैं। बीजेपी ने बिहार से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को टिकट दिया है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक रहे हैं। वो पहले भी बिहार में मंत्री रह चुके हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और लंबे राजनीतिक अनुभव को देखते हुए पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बीजेपी के नितिन नवीन के अलावा एक और नाम है शिवेश कुमार का, जो बिहार से ही हैं और बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। शिवेश कुमार राम विहार बीजेपी के प्रमुख दलित चेहरे में से आते हैं। वे बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे और 2010 में विधायक चुने गए। प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सासाराम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। और अब बात करते हैं तेरस गोवाला की। तेरस असम की दुलियाजान विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं और 2016 और 2021 में लगातार इस सीट से जीतकर आए हैं। गोवाला असम के चाय बागान समुदाय, यहाँ का जो ट्राइब्स समुदाय है, उसके प्रमुख नेता हैं और प्रभावशाली नेता हैं, जिनकी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ भी है। असम से ही एक और नाम आता है जोगेन मोहन का। इन्हें भी मौका दिया गया है। जोगेन मोहन असम की महामारा विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली असम सरकार में राजस्व और आपदा प्रबंधन जैसे बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। पार्टी ने उनके लंबे प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उच्च सदन का टिकट दिया है, यानी इनको भी एक मौका दिया जा रहा है। इसके अलावा लिस्ट में एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। राज्य की एक कद्दावर महिला नेत्री हैं जिनका दबदबा कायम है। उनका राजनीतिक सफर पंचायत स्तर से शुरू होता है। उन्हें टिकट देकर पार्टी ने आधी आबादी को संतुष्ट करने का काम किया है। आधी आबादी को सशक्त बनाने का दायित्व उन्हें सौंपा है। तो महिला उम्मीदवार को टिकट देकर बीजेपी ने एक जोन तो सेव कर लिया है। अब ओडिशा की बात करें तो यहाँ से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार कैंडिडेट बनाए गए हैं। मनमोहन सामल वर्तमान में ओडिशा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में और यहाँ के विधानसभा चुनाव में ओडिशा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका रही है। पूर्व में ये ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और राज्य के दिग्गज नेताओं में इनका नाम है। सुजीत कुमार की बात करें तो ये बीजू जनता दल यानी बीजेडी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पहले बीजेडी के टिकट पर राज्यसभा सांसद भी थे, लेकिन उन्होंने सांसद पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके इनाम स्वरूप ही ने बीजेपी ने अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से पार्टी ने कद्दावर नेता और प्रदेश अध्यक्ष रहे राहुल सिन्हा को चुनाव में उतारा है। राहुल सिन्हा पश्चिम बंगाल के वरिष्ठतम बीजेपी नेताओं में हैं। लंबे समय तक बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। राज्य में जब बीजेपी का जनाधार कमजोर था, तब पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का महत्वपूर्ण दायित्व इनका था और उसमें उन्होंने महती भूमिका भी निभाई। बिहार की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम आ रहा है। तीसरे उम्मीदवार के तौर पर एनडीए के साझा उम्मीदवार होंगे। उन्हें अपनी पार्टी आरएलएम से कैंडिडेट के रूप में पर्चा भरना होगा और बीजेपी उनका यानी एनडीए उनका पूरा समर्थन करेगी। संजय भाटिया हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। इनका भी नाम लिस्ट में शामिल है। 2019 से 2024 तक करनाल लोकसभा सीट से ये सांसद रहे और उन्होंने 2019 में देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। पार्टी के भीतर उन्हें एक बेहद कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता माना जाता है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात सियासी समीकरण अब बैठा रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले की मुलाकातों ने लिस्ट पर अब मुहर भी लगा दी है। तो राजनीति में अब राज्यसभा चुनाव से पहले ही बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। और अब बात करते हैं होली के पर्व की। तो होली का पर्व देखिए अपनों के साथ मनाने का त्योहार है। लोग साल भर इस त्योहार का इंतजार करते हैं। इसी के मद्देनजर अब ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। मजदूर हो, कामगार हो, कर्मचारी हो, स्टूडेंट्स हो, सब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की तरफ जाने वाली ट्रेनों में तो खासी भीड़ देखी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें हैं। ट्रेनों में बड़ी भीड़ दिखा रही है कि त्योहार की रौनक और घर जाने की उत्सुकता कितनी है। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों के
आगमन और प्रस्थान के दौरान आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं, जांच कर रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाकर जागरूकता के संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं। आरपीएफ की ओर से यात्रियों को साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना खरीदे, केवल जो अधिकृत वेंडर हैं उनसे ही सामान खरीदे जाए। त्योहार के दौरान ट्रेन में अक्सर नशाखुरानी और ठगी की शिकायतें मिलती हैं, जिन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन यात्रियों को भी सतर्क रहना होगा। स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्लेटफॉर्म पर गश्त बढ़ा दी गई है। होली के मद्देनजर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी यात्री सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य, अपने घर पहुंचे। स्टेशन पर अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों को बार बार सचेत कराया जा रहा है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को दे। भीड़ को नियंत्रित करने, प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था बनाए रखने और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विशेष अभियान रेलवे पुलिस चला रही है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से पहले ही रोका जा सके। तो आपको बता दें, डीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा बलों की सक्रियता से यात्रियों में भरोसा देखने को मिल रहा है। त्योहार के इस व्यस्त समय में प्रशासन की सतर्कता ये तय करने में जुटी है कि हर यात्री सुरक्षित और सकुशल अपने घर पहुंचे। तो अगर आप भी अपने घर जा रहे हैं और सारी हिदायतों का ध्यान रखिए, होली का त्योहार अपनों के साथ मनाइए और खबर प्रधान जरूर देखते रहिए। हमारे सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।